क्या कर रही है? धुंधली आ रही थी। सो चलिए बच्चों, भाई प्लीज देखिए, दो टाइप की रिएक्शंस आप लोगों के पास होती है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। क्या तुम लोगों को पता है एंडोथर्मिक बचपन से पढ़ते आ रहे हो? जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो एंडो होती है, जिसमें हीट रिलीज होगा वो एक्सो होती है। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो मुझे तुम एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान होती है कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें से हीट निकलती है, उसमें से हीट, भूल गए क्या? एक्सो में रिएक्टेंट से हीट निकलती है तो बोलो क्या बनता है? प्रोडक्ट। मैं ऐसा लिख सकता हूं वैसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे हीट निकलेगा तो ऐसा होगा। नेट रिएक्शन तो यही होता है, बीच में इंटरमीडिएट हालांकि बनता है, बीच में इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेट शेल तो ये होता है ना कि रिएक्टेंट में से हीट निकल जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, एक्सो होता है। एंडो में क्या होता है? रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और तब प्रोडक्ट बनता है। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? अब मैं कुछ बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो भाई। सो बच्चों, होता क्या है कि मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ग्राफ बनवाया, यहां पर मैं सबस्ट्रेट रख रहा हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं वो, और यहां पर मैं रख रहा हूं बच्चों क्या? एनर्जी। तो मुझे तुम एक बात बताओ, हमारा रिएक्टेंट जो है मान लेते हैं इस एनर्जी पे है, या इस एनर्जी पे हम बोलो कौन है हमारा? रिएक्टेंट है। इतना तो जानते हो ना कि रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से तो हाई एनर्जी पे होता है, और उसका कारण बड़ा स्वाभाविक से है कि इंटरमीडिएट ज्यादा अनस्टेबल होता है। किससे बोलो? रिएक्टेंट से। तो ऑब्वियसली बात है वो हाई एनर्जी पे होगा। अनस्टेबिलिटी ब्रिंग्स, मतलब हाई एनर्जी ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी ना। तो मैं ये कहूंगा, ध्यान सुनना, कि मेरा जो इंटरमीडिएट होगा कहां पर होगा? विशेष यहां पर कहीं होगा। ये मेरा मान लो कौन है? इंटरमीडिएट। अब बड़ी जरूरी चीज क्या है वो जो आपको समझनी है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तो कोई भी चीज बन गई। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, रिएक्टेंट से बोलो क्या बन गई? इंटरमीडिएट। यानी हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसके बाद ना हमारा कंपाउंड ना एक नई स्टेबिलिटी चूज करेगा। जैसे पहले H2 का बॉन्ड था, H2 का बॉन्ड था, तो पुराने टूट के नए बॉन्ड बनेंगे HI के। तो वो जो नया HI बनेगा वो इन पुराने वालों से ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है और पुराने वालों से कम स्टेबल भी हो सकता है। बात सही बात है कि नहीं अर्जुन? तो अगर बच्चों ये प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी होती है बोलो? एक्सो, जिसमें हीट निकला होता है, मतलब रिएक्टेंट से हीट निकला होता है और फिर प्रोडक्ट बना होता है। तो कौन लो एनर्जी पे होगा? प्रोडक्ट। क्योंकि सोचो ना, प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट माइनस हीट। प्रोडक्ट कब बना? जब रिएक्टेंट में से क्या निकल गई? हीट। तो कौन लो एनर्जी पे होगा? प्रोडक्ट। तो मैं ही कहूंगा अगर रिएक्टेंट यहां पर है तो जब मेरा प्रोडक्ट बना होता है ना, जब मेरा प्रोडक्ट बना होता है तो रिएक्टेंट से भी नीचे बना होता है, रिएक्टेंट से भी। तो नेट जो अगर आप लोग देखोगे इस केस में, अगर आप सोचोगे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो थोड़ा सा अगर तुम समझ पाओ तो मैं कुछ बना के दिखाऊंगा यहाँ पर कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये जो डेल्टा एच का डिफरेंस है, जिसको तुम इंथैल्पी चेंज भी बोलते हो, ये जो डिफरेंस है ना, इतना एनर्जी बोलो क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि मेरा रिएक्टेंट ना 300 पे था, रिएक्टेंट जो था वो 300 जूल पे था, सपोज करो, बात करो 300 जूल पे था, और मेरा प्रोडक्ट आ गया 200 जूल पे। कितने पे आ गया? पहले 300 था फिर 200 पे आ गया। इसका मतलब 100 जूल की एनर्जी क्या हुई है? रिलीज। तो रिलीज कितनी हुई है? जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का बोलो क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। मतलब प्रोडक्ट नीचे आ गया, इसका मतलब उतनी एनर्जी रिएक्टेंट ने बोलो क्या कर दी? रिलीज कर दी। लेकिन वो ऐसे रिलीज नहीं होती भैया, उस रिलीज करने की प्रोसेस में पहले वो क्या बना होता है? इंटरमीडिएट बना होता है। वो तो इंटरमीडिएट फाइनली फिर प्रोडक्ट जब बनाता है तो वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और इससे प्रोडक्ट बेसिकली नीचे आ जाता है। मुश्किल है? बहुत सब आसान सी चीज लगी भाई, है ना? तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ है तो वो रिएक्टेंट से नीचे करके बनेगा। अगर यही बात करूं मैं किसका बोलो? एंडो का, तो अब शायद मेरे को लगता है एंडो तुम बता दोगे। आज की क्लास जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, बड़ा ज्यादा लॉजिकल क्लास है। सारी चीजें ज्यादातर ग्राफ पे होने वाली है। आज मैं बहुत सारे ग्राफ ही तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है ना? तो ये सबस्ट्रेट है, ये वाला एनर्जी एक्सिस है। तो मुझे तुम ये बताओ फटाफट से क्लास, ये रिएक्टेंट है, यहां पर कहीं पर, तो मैं ये कहूंगा कि रिएक्टेंट से बोलो क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बनेगा क्या बोलो? प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट बार बार वही कह रहा हूं, या तो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो तो कहां बनेगा? नीचे। क्योंकि लो एनर्जी पे चीजें ज्यादा स्टेबल होती है, लक्ष्य बात समझ आती है। और कम स्टेबल हो तो कहां बनेगा? ऊपर। क्योंकि जो जितना ऊपर है वो उतना अनस्टेबल है भाई। क्लियर है कि नहीं? हाई एनर्जी पे अनस्टेबिलिटी होती है।
तो अगर मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो बोलो क्या है, प्रोडक्ट बनता है तब जब रिएक्टेंट हीट ले लेता है, तो मतलब रिएक्टेंट नेचुरल हीट ली तब जाके बोलो क्या बना, प्रोडक्ट बना, तब जाके बोलो क्या बना, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बोलो क्या होगा, ऊपर होगा। कहां होगा बोलो, तो ये प्रोडक्ट यहां पर होगा। और मुझे बताइए नेचुरल हमारी रिएक्टेंट से मतलब प्रोडक्ट जो है, देखो आप, मैं आपसे एक छोटी सी बात बस ये करना चाहूंगा, आप तो बहुत सिंप्लीफाई करके समझे। बादल इधर, दोनों ग्राफ्स को अगर ध्यान से देखिए, एक केस में फाइनली जब प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट से नीचे एनर्जी पे बना, इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी लॉस कर दी। और दूसरे केस में देखो तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर बना, इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी ली। बस मैं तो ये बात कहूंगा, तो ऊपर बना है तो उसने एनर्जी ली है, एंडो हो गया, नीचे बना है तो एनर्जी दी है, एक्सो हो गया। बीच में इंटरमीडिएट बनना ही है, चाहे प्रोसेस एंडो हो चाहे प्रोसेस एक्सो हो, इंटरमीडिएट तो बनना ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज बनती है इंटरमीडिएट, जो कि बहुत हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है। ये समझ में आ गई नहीं बात? तो मैं यहाँ पर एक चीज बना देता हूँ कि ये वाला जो डिफरेंस है बोलो ये क्या है, बोलो डेल्टा एच, और इसका डेल्टा एच बोलो कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसका डेल्टा एच बोलो कैसा होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सो है, वो प्रोसेस एंडो है। अब आप कहीं से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपको ग्राफ बना के दे देंगे ये ऐसे ही, और बोलेंगे बताओ ये प्रोसेस एक्सो है या प्रोसेस एंडो है। तो यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो वो एक्सो हो गई, और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा दिख रही है तो उसने हीट अब्सॉर्ब करेगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा, एंडो होगा। मुश्किल है, वेरी इजी। आगे बढ़ूं, इस ग्राफ में किसी को डाउट तो नहीं लग रहा कोई भी? अर्जुन, है ना, सिंपल है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों, बहुत जरूरी चीज पे बात करेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोल सकता हूं चाहे वैसे तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इसका ग्राफ आता है, टॉपिक नहीं आता है। कैसे बताता हूँ, देखो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, इस ग्राफ को सब बच्चे अच्छे समझेंगे बिकॉज इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। दिखाना मेरे पास एक बार बुकलेट, मैंने पहले एंडो का बनाया, उसके बाद एक्सो हो गया, उसके बाद ही करा रहा हूँ ये वाली चीज, तो बीच में कुछ है तो नहीं मिसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है। चलिए भाई, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ढंग से देखना इसको। चलिए भाई, ये ग्राफ है, उस ग्राफ को थोड़ा ढंग से समझते हैं कि ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। यहां लिखी गई है काइनेटिक एनर्जीज, यहां लिखा गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ई, और लिखा गया है एनी बाय एन टी, एनी बाय एन टी। ढंग से सुनोगे आ जाएगा समझ में, ध्यान से नहीं सुनोगे मुश्किल लगेगी चीज, ठीक है? तो ढंग से सुनना है आप लोगों को। यहाँ कुछ दिया हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर भी यहाँ पर दिया हुआ कितनी एनर्जी है। अब मेरा बस आपसे एक छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए कि किसी रिएक्शन को तुम करा रहे हो, ए प्लस बी मिला के बोलो क्या बनाते हो, सी बनाते हो, और उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी के सबके। मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर मेरे मॉलिक्यूल्स हैं ए के भी, बी के भी, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंड बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। फोकस करेंगे, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। इज दिस फाइन? सो ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और ए और बी मिलेंगे तो बोलो क्या बनेगा, सी बनेगा भाई। यही तो मतलब है। अब फोकस करना है आप लोगों को। आपसे मेरा एक छोटा सवाल है कि किसी कंटेनर के अंदर क्या सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपको लगता है कि बिल्कुल एक जैसी होगी? क्या लगता है कि अगर किसी की 50 जूल है तो सबकी 50 जूल होगी?
ऐसा नहीं होगा बच्चों। इस रूम में भी बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की एनर्जी बोलो क्या है ज्यादा है, किसी की एनर्जी बोलो क्या है कम है, एंड दे आर मूविंग रैंडमली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसीलिए ग्राफ समझाया जा रहा है। विशेष यहाँ पर ध्यान दो, मैंने बोला कि हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी की एनर्जी बहुत कम है, और कईयों की एनर्जी बहुत मॉडरेट है। और इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि सबकी एनर्जी बोलो क्या होगी, मॉडरेट होगी। जिसमें समझाता हूं, इस रूम में मान लेते हैं कि बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, जैसे कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, और इस रूम में मेरे पास 50 जूल की एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, 50 जूल वालों की। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बड़ी कम है जिनकी एनर्जी 90 या 100 के आसपास है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बहुत कम है जिनकी एनर्जी 10 या 15 जूल है। मतलब मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत कम या बहुत ज्यादा, इनकी संख्या बड़ी कम है हमारे पास, लेकिन मॉडरेट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बोलो क्या है, बहुत संख्या बहुत ज्यादा है। समझे नहीं इस बात को? फिर से दोबारा बोलो, नहीं समझे ना बीबी? मैंने क्या बोला कि मेरे पास कहीं पर अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो सबका एनर्जी एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, और सबकी एनर्जी में ज्यादातर की एनर्जी बोलो लगभग किसके आसपास मिलती है, मॉडरेट एनर्जी के आसपास मिलती है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि बच्चों कुछ काइनेटिक एनर्जी बीच में कहीं पर कोई काइनेटिक एनर्जी मुझे दिख रही है, दिख रही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मुझे कुछ काइनेटिक एनर्जी बीच में दिखती है, और मैं देखता हूं कि ये वाली वैल्यू ऐसे, जैसे मान लो ये 50 जूल है, जैसे मान लो ये 50 जूल है, तो ये 50 जूल की एनर्जी ना सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। ध्यान देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, विद एनर्जी ई, तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बोलो कितनी वाली है, बोलो 50 वाली। अब मैं बोलूं कि अगर मान लो ये 50 है, तो मान लो कि 80 जूल वाले ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, तो मैंने कहा 80 वालों की संख्या थोड़ी सी, चलो मैं और आगे ले आता हूं इसको, और आगे ले आता हूं, मैं कहता हूं भाई 90 जूल वाले, तो 90 जूल वालों की संख्या काफी कम है, उनका फ्रैक्शन काफी कम है। और मैं बोलूं कि 10 जूल वाले, तो उनका फ्रैक्शन भी काफी कम है, लेकिन 50 जूल वाले उनका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम है, बहुत लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम है, लेकिन मॉडरेट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब 40 से 60 के आसपास की रेंज में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बात लॉजिकली भी फिट बैठता है किसी भी कंटेनर के लिए कि सबका एनर्जी एक जैसा नहीं होगा। इस शब्द ध्यान समझो, नहीं तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। हाँ, हर रिएक्शन में यही होगा बेसिकली, क्योंकि हमारे जितने भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, सभी रिएक्टेंट्स का एनर्जी एक जैसा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक एनर्जी ऐसी होती है जो उनकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोली जाएगी, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी। और मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक और पॉइंट लेना चाहूंगा बच्चों आप लोगों के साथ, कि मान लो कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इधर भाई, कि ये वाला मान लो 0.6 है, जैसे मान लो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन बताता हूं। एनी बाय एनटी का मतलब क्या है, कि पॉइंट पे बात करेंगे हम। एनी बाय एनटी का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा फ्रैक्शन 0.6, फ्रैक्शन हमेशा ऐसे होता है, इतने बाय इतना, तो 0.6 का फ्रैक्शन का मतलब है कि 6/10। इसका मतलब 10 में से, टोटल 10 में से 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी इतने के आसपास है, 50 के आसपास है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं मान लेता हूं, मान लो 0.2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मान लो 0.2, और ये लिख दिया मैंने 10, तो 10 जूल वाली एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, तो बोलेंगे 0.2 यानी 2/10, 10 में से 2 मॉलिक्यूल के पास है। और बिल्कुल सेम 10 में से 2 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बोलो कितनी है, 90 जूल या 95 जूल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा बस कहने का मतलब है यहाँ पर फ्रैक्शन से क्या मतलब है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोकस करेंगे आप इस बात को कि ये जो ग्राफ बनाया गया है ना, ये ग्राफ क्या हमको मैसेज देना चाह रहा है। इंपॉर्टेंट ग्राफ अगर ढंग से नहीं सुने तो समझ नहीं आते बच्चों। तो ये वाला एक्सिस एनर्जी एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है। तो बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, फ्रैक्शन भी बोलो क्या है, कम है। बहुत ज्यादा वालों की भी संख्या बोलो क्या है, कम है। लेकिन बीच वाली एनर्जी बोलो संख्या बोलो क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से बोलो मुझे वाली बात। बादल नहीं आ रही बात समझ में? अब मैं एक और पॉइंट पे लेके आता हूं बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया तो अगला पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं तुम लोगों को एक और ग्राफ दिखाता हूं। ये सबका समझ में आ गया? अरे पक्का बताओ। चलिए अब एक और ग्राफ समझते हैं। मान लो फोकस करेंगे भाई, बहुत जरूरी चीज है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये किसी टी टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे बोलो, टी टेम्परेचर पे। और अब एक और नई चीज सीखने को आपको मिलने वाली है। ये वही बात है, ये कौन सा एक्सिस है बोलो, एनर्जी एक्सिस है। ये कितनी कितनी एनर्जी है, और ये एक्सिस है बोलो क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल कहेंगे सर वही ग्राफ बना दिया, लेकिन कुछ और बताना चाह रहा हूं बच्चों। एक बात बताओ, बड़ी जरूरी चीज है अभी। इधर ए और बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और ए और बी टकराएंगे तो बोलो क्या बनेगा, सी बनेगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है
कि जब ए और बी मिल रहे होते हैं तो उनको एक मिनिमम अमाउंट में एक एनर्जी चाहिए होती है इंटरमीडिएट बनाने के लिए, वो होती है क्या बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या होती है? अब मैं एक बात सिंपल सी ये कहूंगा कि क्या सबके पास वो एनर्जी, क्या सबके पास वो एनर्जी होगी क्या? तो मैं ये कहता हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स तो बहुत लो एनर्जी पे हैं, उनके पास तो वो सफिशिएंट एनर्जी होगी ही नहीं। ढंग से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके आने वाले हैं। तुम्हें याद है मैं जब k इज टू में a e की पावर माइनस ई बाय आर टी पढ़ा रहा था, तो मैं कह रहा था अरीनियस को a के बारे में उस समय तक नहीं पता था, अरीनियस को a के बारे में नहीं पता था। कैपिटल A बेसिकली जो अरीनियस फैक्टर है ना, वो एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है आपको समझ में आने वाला है थोड़ी देर में, इसलिए ढंग से सुनना। मैंने बोला कि मेरे पास a और b टकरा रहे हैं, क्या मेरे ये जो a और b टकरा रहे हैं क्या वो सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे क्या? मुझे बस ये बताओ। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होता है कि a और b टकराए और c बन गया। तो मैं तो कहूंगा भैया सिर्फ वही ए और बी सी बना पाएंगे जिनके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी मिल जाएगी, बाकी नहीं बना पाएंगे इस रूम टेम्परेचर पे सी को। मान लो इस रूम में ए और बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल और मिलकर बोलो क्या बनाने वाले, सी बनाने वाले। तो मैंने कहा सिर्फ वो मॉलिक्यूल ए और बी मिलकर सी बना पाएंगे जिनके पास वो सफिशिएंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी है, अदरवाइज बाकी के ए और बी। तो इसका मतलब मेरे मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है ना, वो भी एक तरह का होता है, एक हो सकता है इफेक्टिव कोलिजन और एक हो सकता है बोलो क्या, इनइफेक्टिव कोलिजन हो। समझेंगे मेरी बात को? तो मैं कहता हूं भैया ध्यान से सुनते चलना, थोड़ी देर में क्लिक करेंगे चीजें, थोड़ी देर में क्लिक करेंगे कि भैया इस पूरे ग्राफ में ना मैंने एक लेवल बनाया, मैंने वो लेवल बनाया ये वाला, ध्यान सुनना, ये वो लेवल बनाया मैंने, ये वो लेवल है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। फोकस कर रहा है भाई, ये वो लेवल है, मतलब कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका एनर्जी बोलो एक्टिवेशन एनर्जी से बोलो क्या है, ज्यादा। बाकियों का सबका एक्टिवेशन एनर्जी से बोलो क्या है, कम है। तो मुझे बताओ सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन कौन दे पाएंगे? सिर्फ ये, मतलब यही वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इतने से एरिया में जो मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे होंगे उन्हीं का जो कोलिजन होगा वो मिलके बोलो क्या बना पाएगा, सी बना पाएगा, बाकियों का नहीं बना पाएगा। सब सहमत हो कि नहीं? मुझे फटाफट से बताओ। नहीं सहमत हो शिवानी? मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो। ये मेरे क्या है बोलो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की रेंज है कि भाई कुछों की एनर्जी इतनी है, कुछों की इतनी है, कुछों की इतनी है। तो मैंने कहा भैया एक सर्टेन एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, मैं यहाँ पर एक सर्टेन एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी वाले सारे मॉलिक्यूल्स बोलो क्या देंगे, बोलो इफेक्टिव कोलिजन देंगे, सी बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन बाकी वाले प्रोडक्ट। तो मैंने वो लेवल यहाँ पर मार्क कर दिया और मैंने कहा भैया कि ये वाले वो मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन फिलहाल दे रहे हैं। लेकिन अब क्या खेल होता है बच्चों, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, जैसे ही आप क्या बढ़ाते हैं बोलो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो मुझे बताना बच्चों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 80-90 के आसपास है, मान लो 80 का बैरियर है कि 80 से ज्यादा वाले तो इफेक्टिव दे जाते हैं, बट 80 जूल जिनके पास नहीं है वो इफेक्टिव कोलिजन है। अब यार एक ए मॉलिक्यूल के बाद 10 जूल के, दूसरे बी के बाद 10 के, 10 मिल के 20 नहीं बन पा रहा इफेक्टिव कोलिजन है, बहुत लो एनर्जी पे। एटलीस्ट इंटरमीडिएट बनाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना उतनी, तो सिर्फ 80 वाले क्रॉस कर पा रहे हैं उसको, बाकी नहीं कर पा रहे। समझे मेरी बात को? तो मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो पता है क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल 80-90 पे थे वो थोड़े और आगे चले गए, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 50-60 के आसपास थी वो 70-80 पे चले गए। सबके सब खिसके कि नहीं खिसके मुझे बताओ? तो इसका जो ग्राफ है ना वो पता है कैसा हो गया, ध्यान देना सब बच्चे, इसका किसी और कलर से बनाते हैं बेसिकली, ध्यान देना भाई सब बच्चे। वो ग्राफ कुछ थोड़ा सा ऐसे निकल गया, ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो मैंने ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करके दिया ना, अब ये है T+10 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जैसे ही मैंने तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इधर भाई, जैसे ही मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 80-90 के आसपास थी वो थोड़े और आगे खिसके, जिनकी 50-60 के आसपास थी वो थोड़े और आगे खिसके, जिनकी 10-20 के आसपास थी और आगे खिसके। जब सब आगे आगे गए तो मेरे वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इस बैरियर से ज्यादा, मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा मॉलिक्यूल, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मतलब पहले अगर इतने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दे रहे थे, तो अब ये जो प्लस एरिया बढ़ा है, अब जो ये प्लस एरिया बढ़ा है, मैं बोल देता हूँ ये वाला जो बढ़ा है, बोलो अब ये भी मेरा इफेक्टिव कोलिजन देगा कि नहीं देगा? और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे मेरा जो इफेक्टिव कोलिजन देने वाले मॉलिक्यूल की संख्या है वो कितने से बढ़ेगी? दुगनी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी बोलो? दुगनी। और ये मैंने बोला भी था तुम लोगों को, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हमारा जो इफेक्टिव कोलिजन है वो दुगनी रेट से बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जो पहले इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे पा रहे थे, अब वो इफेक्टिव कोलिजन देना स्टार्ट कर जाएंगे। भाई पहले से कुछ तो दे रहे थे, जिनके पास एनर्जी कितनी थी बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी।
लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मेरे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो पीछे थे वो बोलो कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, और अब वो भी क्या देने लग जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन। ये मान लो इधर आगे खिसक जाएंगे, जो पीछे वाले और इधर आ जाएंगे, तो टोटल इफेक्टिव कोलिजन बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ बना के दिया हुआ था इस तरीके से। ये ग्राफ ऐसे आया था एग्जाम में, एक ऐसे आया था और एक ऐसे आया था। दो चीजें पूछी थी, पता है क्या? एक तो पूछा था कि अगर मैं मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर दिए हुए थे कि एक 300 केल्विन है, एक 310 केल्विन है, तो मार्क करिए कौन सा वाला कर्व 310 का है और कौन सा वाला 300 का है। तो ऑब्वियसली बात, ऊपर वाला 300, नीचे वाला 310। फिर इसमें पूछा था कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कौन सा है, तो ये वाला लेवल बोलो कौन सा होता है ना? तो पहले वो इतने कोलिजन इफेक्टिव थे और बाद में इतने और जुड़ गए, डबल इफेक्टिव कोलिजन हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये ऐसे ऐसे फ्लैट क्यों होता है, सोचो, ये ऐसे ऊंचा था ना, ये ऊंचा था, ऐसे फ्लैट क्यों हुआ, ये फ्लैट क्यों हुआ ऐसे करके सोचिए ना। हर कोई खिसका, ये आगे खिसके वो आगे खिसके, तो ऐसे फ्लैट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो यहां थे वो यहां गए, जो यहां थे वो यहां गए, तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा ऐसे करके? समझे नहीं मेरी बात को? तो ये ग्राफ लॉजिकली ऐसे ही फैलेगा, क्योंकि जिनकी एनर्जी, जिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अभी इतनी थी, वो अपोलो कहां चले गए? जिनकी एनर्जी इतनी थी वो कहां चले गए? यहां चले गए, बेसिकली हाई एनर्जी में चले गए। सो मतलब यूं मान के चलो, जो ऐसे बना हुआ है, जब ये आगे जाएगा तो हर कोई आगे जाने वाला है, और जब हर कोई ऐसे आगे जाएगा तो कुछ थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जितना मैं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बोलो क्या होगा, उतना ज्यादा फ्लैट होकर ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा करके इफेक्टिव कोलिजन देना स्टार्ट कर देगा। ज्यादा डीप में टॉपिक को नहीं स्टडी करना, सिर्फ इतना समझना है कि पहले वाला ग्राफ क्या बताता है। बोलो पहले वाला ग्राफ क्या बताता है? पहले वाला ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। हाँ, मेजॉरिटी में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक इंटरमीडिएट रेंज में होती है, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है या बहुत कम एनर्जी वाली होती है। फिर मैंने कहा कि इफेक्टिव कोलिजन तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स दे पाएंगे ना जिनका एनर्जी बोलो किससे ज्यादा होगा, एक्टिवेशन से ज्यादा। सिर्फ वही इफेक्टिव कोलिजन दे पाते हैं, बाकी इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे पाते। इज दिस क्लियर? तो मैंने बोला भैया टी टेम्परेचर पे अगर इफेक्टिव कोलिजन वाले इतने हैं, तो T+10 पे इफेक्टिव कोलिजन वाले क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप लोग जब बुकलेट रीड आउट करेंगे ना बच्चों, तो आप लोगों को पता लगेगा कि दो तरह की बातें हो रही हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन और एक बोलो क्या, अरे नहीं आ रहा समझ में, एक इफेक्टिव कोलिजन और एक बोलो क्या, इनइफेक्टिव कोलिजन। और इसको डिफाइन कैसे करोगे बोलो? तो हम क्या बोलेंगे, इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सीधी, बिल्कुल बहुत रेयर चांस है कि कितने तक कर लोगे, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी, बच्चों एक बार बोर्ड पे देखो, अरे क्लास देखो, डिस्कशंस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोग आज के टॉपिक में, और ढंग से सुनते चलना है बस। तो मैंने क्या बोला, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है, सो देन देयर कोलिजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि आप जानते हैं जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती तब तक प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा भाई, बोला है कि नहीं? तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास मौजूद है, तो उनका कोलिजन बोलो कैसा होगा, इफेक्टिव। और अगर उनके पास वो एनर्जी है ही नहीं, मतलब उतनी एनर्जी वो है ही नहीं, रखते ही नहीं है, तो वो सारे कोलिजन बोलो कैसे होने वाले, इनइफेक्टिव। मतलब जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिससे पीछे पीछे लाई कर रहे हैं, कोई भी इफेक्टिव कोलिजन। तो एक मजे की बात ये पता लगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने अगर 100 ए ले लिए और 100 बी ले लिए तो तुम सोच रहे हो कि भैया 100 सी बनी जाएंगे, 200 सी बन जाएंगे। सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, याद रखेंगे भाई बात को। सिर्फ वो वाले कोलिजन इफेक्टिव होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चिंता मत करिए, इस पॉइंट को मैं और क्लियर करता हूं कैसे अगले पॉइंट पे। क्या हुआ, कौन सा? अरे वो वही चीज है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अरे क्लास, शोर नहीं भाई,
अब सुनो भाई, अब यहां पर भाई बातें क्यों हो रही है तुम लोगों की? किसी बच्चे के पास बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी है अभी? रीजन क्या है कि कॉलिजन थ्योरी का टॉपिक मैंने तुम्हारी सीबीएसई गाइडलाइन में देखा है, वो कह रहे हैं कि बच्चों को बस एलिमेंट्री आइडिया बताना है इस बार। तो अगर एलिमेंट्री आइडिया बताना है तो फिर हम उस लेवल तक नहीं करेंगे इस टॉपिक को, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मैं कराऊंगा अभी। देखो भाई, ए क्लास, देखो ये अपना एंडो एक्सो वाला पॉइंट हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये टी और टी प्लस 10 वाली बात भी डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद कैटलिस्ट एंड कॉलिजन थ्योरी का भी दिया ही हुआ है, सो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है? कॉलिजन थ्योरी भी दी हुई है। चलिए, हाँ ये लास्ट है, मेरी बात सुनो। कैटलिस्ट भी है वैसे थोड़ा सा। ए पीछे क्यों बातें चल रही हैं भाई? आदर्श, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है वो सुनिए। अब आप लोगों ने भाई मुझे ये बताइए, के का फॉर्मूला सब बच्चों ने क्या पढ़ा था? ए ई की पावर, अब सुनिएगा मजे की बात, कोलिजन थ्योरी ने एक बात को पकड़ा, क्या? ध्यान सुनो। अच्छा ये ध्यान रखना, ये वाली एनर्जी कौन सी होती है? यही वाली एनर्जी जो होती है, कौन सी एनर्जी होती है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इसी का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी है, तो जो एनर्जी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी वो क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा भाई, ए क्लास प्लीज। सो मैंने जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉलिजन थ्योरी, अब ये क्या बताना चाह रहा है? यार एक बात बताओ, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ए और बी के, सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होने वाले, कुछ इफेक्टिव होंगे और कुछ क्या होंगे? इनइफेक्टिव। अब यहां पर कॉलिजन थ्योरी में एक बात बोली इन्होंने, कह रहे हैं कि अरीनियस को एक बात पता लग चुकी थी कि जो रेट होती है वो डिपेंड करती है किस पे? बोलो, टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझा भी दी, आप लोगों को समझ में भी आ गई। लेकिन अरीनियस फैक्टर वाला पॉइंट यहां पर क्लियर नहीं हो पाया था। यहां पर उन्होंने बताया कि उनकी रेट के आंसर अलग क्यों आ रहे हैं। रेट जो है किसी एक और फैक्टर पे जो डिपेंड कर रही है, जिसको वो अरीनियस फैक्टर लिख रहे हैं, जिसके बारे में उनको नहीं पता है, वो हम बता रहे हैं कि वो आपको क्या है। वो कहते हैं कि जो रिएक्शन की रेट होती है, रेट कांस्टेंट होता है, वो ऐसे लिखते हैं कॉलिजन थ्योरी में, रेट को जो होती है वो आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और बी पर भी डिपेंड करती है। और बाकी का फॉर्मूला उन्होंने सेम कर दिया। मेरी बात को अच्छे से सुनना, ये जेड ए बी क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। दिस जेड ए बी इज नथिंग बट इट इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। अब ये ए और बी की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? मान लीजिए कि ए और बी को मिलकर सी बनाना है, और मेरे पास इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, इस रिएक्टेंट मिक्सचर के अंदर बच्चों मेरे पास बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल्स हैं। फोकस करिएगा बोर्ड पे सब बच्चे, बिल्कुल बातें मत करिए इस टॉपिक के अंदर। ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बी के मॉलिक्यूल है। मेरा बस आपसे ये कहना है कि सारे कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं? बार बार पूछ रहा हूं मैं, सारे इफेक्टिव नहीं होते। कौन से इफेक्टिव होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इफेक्टिव होता है जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उनका कॉलिजन इफेक्टिव होता है। अदरवाइज बाकी सारे कॉलिजन बोलो क्या होते हैं? इनइफेक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने ये कहा बच्चों, अगर मान लो कि 100 कॉलिजन हो रहे हैं तो उसमें से मान लो 25 ही इफेक्टिव हो रहे हैं। कितने इफेक्टिव हो रहे हैं? बोलो 25। लेकिन सोचिए अगर मैं ये कहूं कि कॉलिजन ही 500 हो रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? समझो मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। अगर मेरे कॉलिजन ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिव कॉलिजन के चांसेस भी बोलो क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आपको बताती है नंबर ऑफ कॉलिजन्स। मैं लिखता हूं कि क्या बताती है? इट डिटरमाइंस द, फोकस करना भाई, बहुत जरूरी चीज लिखने वाला हूं। नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रिएक्शन मिक्सचर। मेरी बात सुन लीजिए भाई, बहुत जरूरी चीज है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया आपके एक यूनिट वॉल्यूम में, ये मान लो कितना वॉल्यूम है? बोलो, एक यूनिट वॉल्यूम। अभी एक यूनिट वॉल्यूम क्या होता है कि मान लो 10 लीटर का एक कंटेनर है, 10 लीटर का एक कंटेनर है, तो उसमें से 1 लीटर वाला वॉल्यूम ले लो। उस 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर, 1 यूनिट वॉल्यूम में
एक सेकंड के अंदर कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ये उसका बोलो क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर 100 कॉलिजन हो रहे हैं एक केस में और एक केस में 500 कॉलिजन्स हो रहे हैं, तो किस केस में रेट ज्यादा होगी, 500 वाले केस में। किस वाले केस में, 500 वाले में, क्योंकि वहां पर अगर कॉलिजन ज्यादा हो रहे हैं तो इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या भी बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो सहमत हो कि नहीं। तो मैं यहां पर ये कहता हूं, या जो कॉलिजन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो रेट में जो अरीनेस का फैक्टर जो था ना, जो हमें एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे कि अरीनेस का फैक्टर क्यों बैठा हुआ यहाँ पर, वो अरीनेस का फैक्टर एक्चुअली इसलिए था क्योंकि वहां पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी चीज आनी थी, लेकिन वो वाली बात उस समय तक पता नहीं थी। मेरी बात समझिए, अरीनेस जिस समय रेट को बात कर रहे थे ना, उनको समझ में आ गया था टेम्परेचर पे रेट डिपेंड करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, और मैथमेटिकली भी उनका सूट कर रहा था। उनको समझ में आ गया था एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट घटेगी, उनको मैथमेटिकली भी सूट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक कांस्टेंट भी था, एक फैक्टर भी था ऐसा जो रेट को बदल रहा था। मतलब उनको मैंने बोला था ना कि कैलकुलेशन जब वो करते हैं e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी की, तो जो रेट का आंसर आता है उसके बराबर वैल्यू नहीं आ रही थी उनकी एग्जैक्ट। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ कुछ मतलब अलग वैल्यू आ रही है, उन्होंने एक फैक्टर डाल दिया ए, जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। तो मैंने बोला कि लेटर ऑन वो समझ में आया कि वो जो फैक्टर था वो कौन सा था, या जिसकी वजह से रेट का कुछ आंसर अलग आ रहा था, वो क्या थी, बोलो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कि अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में रेट भी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन निकलवा ले कि अरीनेस फैक्टर का एनालॉगी या अरीनेस फैक्टर बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है, तो आपको बताना है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। किसको बोलो, ए और बी का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। कंटेनर में एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ये बोलो क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट फुल एंड फाइनल बात करने वाला हूं, आखिरी चीज क्या है। अब उसके बाद सुनो बच्चों, ओए प्लीज यहां पर ध्यान दो। आखिरी बात जो अब हमारी होने वाली है वो सुनो बच्चों। इसके बाद भी पता लगा कि रेट ना एक और फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकती है। वो क्या, ये आखिरी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा सारा। और उसके बाद मैं फुल एंड फाइनल बताऊंगा, तुम अरीनेस से क्या याद करके जाओ। तो होता क्या है बच्चों, कि मान लेते हैं, पहली चीज क्या समझी बच्चों हमने, कि भैया अगर मेरे पास कॉलिजन्स हो रहे हैं तो इट इज नॉट द गारंटी कि वो इफेक्टिव ही होगा, वो इफेक्टिव भी हो सकता है और बोलो इनइफेक्टिव भी। कब इफेक्टिव होगा, बोलो जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो इफेक्टिव, अदरवाइज बोलो क्या, इनइफेक्टिव। पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात सर, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो रेट बोलो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा कॉलिजन होने का मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव कॉलिजन भी ज्यादा मिल सकते हैं और रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक और बड़ा नया ट्विस्ट आने वाला है। कहता है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी कभी कभी संभव है कि सबके पास, मतलब मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, बट वो फिर भी इफेक्टिव नहीं दे पा रहे कॉलिजन। अब ये बात बड़ी अलग सी बोली मैंने, क्या बोला मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है बट फिर भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं दे पा रहे। इसका मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ। एक रिएक्शन देखना, आप लोग ध्यान से देखना। एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम पढ़ेंगे इस साल। रिएक्शन है CH3Cl, और मान लो कि इसका रिएक्शन होता है एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन है ये। होता क्या है, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन यहां से बॉन्ड लेके निकलता है, क्लोरीन पे आता है माइनस, कार्बन पे आता है प्लस, और कार्बन का प्लस जुड़ जाता है इसके साथ। मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, CH3OH और बोलो Cl माइनस निकल जाता है। अभी सुनना पूरी बात को, सुनना पूरी बात को। CH3Cl है और बोलो क्या है, OH माइनस। तो क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड तोड़ता है, क्लोरीन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा, कार्बन क्या बनेगा, पॉजिटिव, कार्बन से वो जुड़ जाएगा। लेकिन इस केस में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट खेल देखने को मिलता है। वो क्या, कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, ध्यान देना, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन और एक Cl है, और अटैक किसको करना है, बोलो OH माइनस को। किसको अटैक करना है, बोलो OH माइनस को। फोकस करिएगा, बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं। आपको पता है, ये बात मैं बहुत बार आपको ऑर्गेनिक में सिखा चुका हूं कि क्लोरीन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन अपनी तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच कर रखेगा, जिससे हमेशा ये बोलो पार्शियल नेगेटिव रहेगा और ये वाला पार्शियल, और बॉन्ड टूटने के बाद भी क्लोरीन ही नेगेटिव बनेगा और कार्बन बोलो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कौन ले आता है, क्लोरीन। ये 11th क्लास की चीजें अगर आपको नहीं आती है सो वेट करिए, जब ऑर्गेनिक आएगी तो मैं ये बेसिक में बताऊंगा बेसिक चीजें क्या होती है। तो लेकिन ऐसा होता है, अब बच्चों OH माइनस को अटैक करना है तो 2 तरीके होते हैं अटैक करने के। एक तरीका होता है कि जब OH माइनस अगर सोचे कि मैं अटैक करने जाऊं और वो फ्रंट से आ जाए, किससे आ जाए बोलो, मतलब जिस साइड पे क्लोरीन है वो वहीं से आ जाए, इसको बोलते हैं ऐसे में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, भले ही दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी पूरी क्यों ना हो। क्यों, सुनिएगा। अगर OH माइनस सामने से आया, देखो जुड़ना किसके साथ है, बोलो कार्बन के साथ, Cl निकलेगा, OH जुड़ेगा, लेकिन जिस साइड पे Cl अगर वहीं से वो आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को बोलो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको बोलते हैं कि ये एक ओरिएंटेशन जो होता है ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। कैसा ओरिएंटेशन होता है, ऐसे में प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर यही अटैक ऐसे हो,
अगर यही अटैक ऐसे हो, ध्यान से सुनना भाई, अगर यही अटैक ऐसे होना कि जो OH माइनस है ये पीछे से आए, कहां से आए, तो ये Cl आगे से निकल जाएगा और वो जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, वो सबकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन कहते हैं कि ये वाला ओरिएंटेशन बोलो कैसा है। तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कभी कभी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो बिल्कुल सफिशिएंट है, बट वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए ओरिएंटेशन सही इस्तेमाल, जैसे कि मान लो ये दोनों पेन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है भैया, सारी चीज इनके प्रिपेयर है, लेकिन मैं ओरिएंटेशन गलत चूज कर रहा हूं, मैं इस तरीके से पेन को बना रहा हूं, तो पेन तैयार नहीं हुआ, आप जानते हैं भाई। लेकिन अगर ये ओरिएंटेशन रखूंगा तो पेन बिल्कुल क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, एक पेन तैयार हो जाएगा। बोला है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करूंगा तो भले ही एनर्जी हो, लेकिन रिजल्ट और समझ नहीं आ रहा, समझेंगे। तो मेरे पास ये संभावना भी बन रही है कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक और फैक्टर मेरे यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, बोलो क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ज्यादा है तो रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फाइनल फॉर्मूला पता है क्या क्या निकालते हैं, हालांकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, सीबीएसई ने अपनी उसमें क्या बोलते हैं गाइडलाइंस में बकायदा लिख दिया कि कोलिजन थ्योरी का बच्चों को बस एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। मैं तुम्हें पूरी बात बता रहा हूं, पेपर में इतना पूछेगा ही नहीं तुमसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो ये वाली बात कि रेट का फुल एंड फाइनल फॉर्मूला पता है क्या बना, P ZAB e टू द पावर। अब पूरी बात सुन लो भाई, ए क्लास सब बच्चे मुझे बस एक बात का जवाब दो, ए पीछे, टेम्परेचर के साथ रेट का लेने देना पता है, हाइयर द टेम्परेचर हाइयर द रेट, और मैथमेटिकली पता है वो जब पावर नीचे आएगी तो तुम्हें मैंने सिखा रखा है। दूसरी बात, ईए के साथ पता है हाइयर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर द रेट, और मैथमेटिकली भी पता है, लॉजिकली भी पता है, क्योंकि हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो भैया वो टाइम लगेगा, बेसिकली रेट स्लो हो जाएगा। आर के साथ कोई टेंशन है नहीं, कांस्टेंट है, ई के साथ कोई टेंशन है नहीं, कांस्टेंट है। बात आती है जेड बोलो क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कहते हैं जितने ज्यादा कोलिजन होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में, उतनी ज्यादा रेट होगी। बोला है कि नहीं, कोलिजन ही 10 हो रहे हैं तो फिर कोई ज्यादा रेट नहीं बनने वाली। बोला है कि नहीं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन उतने ज्यादा बोलो क्या रेट, और जितने ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन उतनी ज्यादा बोलो क्या रेट। तो रेट कहीं ना कहीं मेरी नजर में 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, बोलो कौन से, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं होगा, आपको सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ज्यादा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रेट ज्यादा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन ज्यादा तो रेट ज्यादा। इज इट क्लियर? तो गाइस दिस P डिनोट्स द प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ ही नहीं आ रहा भाई है? तो मैंने तुम लोगों को क्या कराया ना, ए क्लास प्लीज देखो, मैं आपको 2 से 3 मिनट का जो मैंने कराया ना उसका मैं एक रिकैप दे रहा हूं, सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की, आपको दिख गया होगा टॉपिक देख के कि थोड़े दमदार टॉपिक्स है ना, लास्ट के जो टॉपिक्स है। देखो वैसे अगर आप बात करो ना, इधर आशुतोष, वैसे अगर हम बात करें तो अरीनियस इक्वेशन जो हमारी है k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, उस पर न्यूमेरिकल आता है पेपर में। मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 99 रेयरली कभी एक आध बार ऐसा होता है कि ये इस वाले पार्ट पे जाते हैं जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा, कोलिजन वाला, कोलिजन थ्योरी वाला। हाँ ग्राफ वराफ पीछे वाला पूछ लेगा, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भैया सबसे ज्यादा चांस बोलो किसके होते हैं, न्यूमेरिकल के। वो वाले कौन से वाले, 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट, 1 टेम्परेचर 1 रेट कांस्टेंट, वो हमें आता है सर अच्छे से करना। अब आते हैं उन बातों पे, सर हम बारीकी तो छोड़ना ही नहीं चाहते, एक नंबर की भी नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं आपसे सारी बातें करता हूँ 12th क्लास में। 12th में हम एक भी चीज नहीं छोड़ते, इसलिए हमें समय भी ज्यादा लगता है, चीजें भी हम ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आज मैंने तुम्हें सिखाया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में फर्क क्या होता है। तो बात तो इतनी है भैया, एक्सो में प्रोडक्ट जो होगा वो लो एनर्जी पे होगा, बिकॉज रिएक्टेंट एनर्जी निकाल के बनाया उसको। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट नीचे दिख रहा है रिएक्टेंट से, तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। इंटरमीडिएट तो बनना ही था बीच में, वो तो बनेगा बनेगा। अगर प्रोडक्ट नीचे दिख रहा है रिएक्टेंट से तो बोलो एक्सो है, और प्रोडक्ट ऊपर दिख रहा है रिएक्टेंट से तो बोलो क्या है, एंडो। अर्जुन नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल है ये वाला सर, समझेगा, डाउट है कुछ किसी बच्चे को? ठीक है नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट तुम्हें क्या लेके आया, नेक्स्ट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ग्राफ तुम्हें बताता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब मैं शब्द लिखता हूं ना मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, उसके नाम में सब छिपा हुआ है ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाली काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी। तो भैया मैंने कहा ये वाली एनर्जी है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, इस एनर्जी को बोलो क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास, मैंने जब कंटेनर्स में देखा, जब मैं रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करा रहा था, मेरे सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक जैसी नहीं थी। हाँ
बहुत ज्यादा एनर्जी भी बहुत कम मॉलिक्यूल के पास है और बहुत कम एनर्जी भी बहुत कम मॉलिक्यूल के पास है, लेकिन हाँ बीच में जो नॉर्मल एनर्जी होती है वो सभी के पास थी, वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास थी। बोलो क्लियर है कि नहीं? जैसे वही वाली बात होगी, बहुत ज्यादा पैसा भी बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम पैसा भी बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन मॉडरेट पैसा सबके पास है। क्लियर है कि नहीं मैं कह रहा हूँ? समझेंगे इस बात को। तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ है। अब आपको समझना था कि क्या सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आगे की एक इफेक्टिव कॉलिजन होता है और एक बोलो क्या मैं ज्यादा डिटेल में इन डेफिनेशंस को क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस ये सारी चीजें आप लोगों को आपके नोट्स में मिल जाएंगी। तो मैंने कहा बच्चों जब तुम ये वाला ग्राफ समझ जाते हो, जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें एक बड़ी जरूरी चीज समझनी होती है कि इधर एक लेवल होता है जिसको बोलो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं मेरे सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी नहीं होती। और ये बात तुम जानते हो कि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी रिएक्शन नहीं कंप्लीट हो सकती। तो मैंने कहा वो सभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है दे विल गिव यू द इफेक्टिव कोलिजन, दे विल गिव यू द इफेक्टिव कोलिजन, द रेस्ट विल डू नॉट गिव यू एनी इफेक्टिव कोलिजन, देयर कोलिजंस विल बी इनइफेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाम में समझ में आ रहा है इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव। अब सोचिए ना कि कब दो चीजें टकरा के इनइफेक्टिव कोलिजन क्यों दे रही होंगी, क्योंकि उनके पास वो सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है जो चाहिए होती है। वीर समझ में आ रही बात मैं कह रहा हूं? सिंपल है यार या मुश्किल है? और मैं ये कहूंगा कि टी टेम्परेचर पर अगर इतने मॉलिक्यूल्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी थी तो T+10 पे वो ज्यादा हो जाएंगे संख्या में, कि इस बार से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ जाएगी और इफेक्टिव कोलिजन देने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बोलो कैसा कोलिजन दे रहे हैं, बोलो इफेक्टिव कोलिजन। तो मैं बस तुम लोगों से ये कह रहा हूं कि क्या तुम लोगों को ये दोनों ग्राफ समझ में आए? क्वेश्चन बेहद आसान आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा नकली सा बिल्कुल, और बोलेगा कि शेडेड पोर्शन क्या है, तो बोलेंगे शेडेड पोर्शन है इफेक्टिव कोलिजन देने वाले मॉलिक्यूल्स का। बोला है कि नहीं? ये लाइन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद में तुम लोगों को लेके आया भैया कोलिजन थ्योरी पे, और यहाँ अच्छा भाई अब सुनो भाई, एक बात सुनो, ये सब जब आप पढ़ेंगे अब आपके मन में होगा कि सर इसको पढ़ना किस तरीके से है। तो आप लोगों के पास बुकलेट है, बुकलेट अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है? जो भी मैंने तुम्हें क्लास में बताया ऐसा ही मिलेगा तुम्हें बुकलेट के अंदर लिखा हुआ, क्योंकि बुकलेट तो मैंने बनाई है, ठीक है? हाँ, और किसी ने बनाया तो मैं कह दूं कुछ और ना मिल जाए। सो बुकलेट मैंने ही बनाई है तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। सो आप लोगों के लिए वो समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो आपको बताया वैसा वो हूबहू वहां पर मेंशन है। तो आप लोग उसे आज ही पढ़ेंगे थ्योरी पार्ट को। गेट माई पॉइंट? ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। एक लास्ट बात मैं तुम लोगों को अब सिखा रहा हूँ, लास्ट बात सुन लीजिए। हाँ कौन सी डालू यार? यार ये लगभग 4-5 साल पुरानी जमाने की फोटो। अरे यार तुम इधर देखो, बस चुप हो जाओ बिल्कुल। अब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, कैटलिस्ट का इंपैक्ट डालेंगे बच्चों। भाई कैटलिस्ट क्या करते हैं बताओगे? रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है, रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है। सो हम बोलेंगे दीज आर, या बोलते हैं इसके लिए द फॉरेन एजेंट्स in a reaction which increase the which increase the rate of the reaction are called catalyst। अब लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बस कैटलिस्ट रेट बढ़ाता कैसे होगा? कैटलिस्ट सोचना पड़ेगा रेट को कैसे बढ़ाता है, एक बार समझते हैं इस बात को। आपको सब बच्चों को ध्यान देना भाई। क्लास ये अपने छोटे मोटे डिस्कशन बंद कर लो, इधर सुनो। देखो भाई मैं तुम्हें बताया दूं कैटलिस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होता है। तुम लोगों को पता है कि मान लो ये मेरा रिएक्टेंट है और यहां बोलो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। और ये मैंने एक एक्सटर्नल सब्सटेंस डाला रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे, एक्सटर्नल सब्सटेंस डाला जिसको मैं नाम दे रहा हूं कैटलिस्ट का।
ये करता क्या है ना, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। शायद मैंने ऐसा कोई एग्जांपल तुम लोगों को 11th क्लास में दिया भी था, ऐसा दिया था मैंने कुछ, जब मैं एक्सप्लेन करा रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी है, उसको बेसिकली रोड क्रॉस करनी है। ये सुनो, इस बुजुर्ग आदमी को एक रोड क्रॉस करनी है, ओल्ड मैन है, लेकिन अगर ये खुद इस रोड को क्रॉस करेगा, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको ये काम को करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, बस समय ज्यादा लगता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अब कैटलिस्ट कौन होते हैं? तो कैटलिस्ट ऐसे एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर खड़ा हुआ है लखन। अब लखन बेसिकली क्या करता है, समझो मेरी बात को, लखन जो है इस ओल्ड मैन के साथ क्या करता है भैया, टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। किस तरह का? लखन इनको अपने सर पे, अपने पद्दी में डाल लेता है भैया, है ना, गोदी में उठा लेता है, कुछ भी कर लेता है, समझे? तो इसके साथ क्या करता है, ए क्लास प्लीज, यहां पर ओल्ड मैन को बेसिकली वो उठाता है और इस रोड को क्रॉस कराता है। जिस काम को करने में लगने वाले थे 2 मिनट, उसको इसने 10 सेकंड में कर दिया। तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है? कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज और सीखने को मिली, क्लास देखो यार, देखो टॉपिक से आप बाद में बात कर लेना जो करना, लेकिन टॉपिक से मत भटको, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इधर उधर की चीजें डिस्कस करें। सो लखन ने बेसिकली इस ओल्ड मैन के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाया और इस काम को जो 2 मिनट में होने वाला था उसको 15 से 10 सेकंड में खत्म कर दिया। मैंने क्या सीखा कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को समझना, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। दूसरी बात ये करता है ऐसे है कि ये रिएक्टेंट के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है वापस उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ऐसे थोड़ा ना कि ओल्ड मैन के साथ ही घर चला जाएगा भैया, यहाँ पर टेम्परेरी बॉन्ड छूट गया है ना, यहाँ पर ओल्ड मैन पहुंचा, लगन अपने रास्ते, ओल्ड मैन अपने रास्ते, यही काम कैटलिस्ट का होता है। अब इस बात को बेटे टेस्ट में नंबर नहीं आए ना फिर तुम्हारी रेट स्लो मैं कर दूंगा, ध्यान रखना। ये रिएक्टेंट है ना, ये इंटरमीडिएट है, मेरी बात सुनो। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी को बोलो हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बार बार वही जिक्र है। और उसके बाद बोलो क्या बनता है, फाइनली प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट यहां भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मेरी बात समझो, कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। अब कमाल की चीज क्या है ना, वो सुनना भैया। ये बताओ मुझे सबके सब बच्चे कि इस एनर्जी को तुम लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहते हैं विदाउट कैटलिस्ट, मान लीजिए रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए थी इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट पता है क्या करता है, रिएक्टेंट से कंबाइंड होके, समझो मेरी बात को, रिएक्टेंट से कंबाइंड होके ना उसको एक डिफरेंट पाथवे देता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, वो उसको उस रूट से लेके नहीं जाता, कहता है इस तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास एक अदर तरीका है प्रोडक्ट बनाने का। वो उसका एक रास्ता दूसरा लेता है, जिस रास्ते पर एक्टिवेशन एनर्जी बोलो कैसे चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। जिस रास्ते पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए होती है, कम। मींस हमारा कैटलिस्ट करता क्या है, वो समझने की कोशिश करना कि वो रिएक्टेंट को इस रास्ते से लेके नहीं जाता, वो उसको एक ऐसे रास्ते से लेके जाता है जिस पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बोलो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है, अगर वो ध्यान से देखा जाए तो वो अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। समझने की कोशिश करना भाई, ये जो लाल वाली एक्टिवेशन एनर्जी कब चाहिए बोलो, जब कैटलिस्ट साथ में है। तो होता क्या है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात को आपको समझना पड़ेगा। ये बच्चों कौन है, ये है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ये बोलो क्या है, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। और ये बोलो क्या है, रिएक्शन विद कैटलिस्ट। तो मुझे बस ये बताइए कि कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट एक्चुअली में रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही बनाएगा, बस ये क्या करता है, रिएक्शन को एक डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करता है। ये कहता है इस रास्ते से जाना ही नहीं जिस रास्ते पे लंबा समय लगेगा, मैं आपको एक नया रास्ता बताऊंगा जहां से बेसिकली समय बोलो क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। अभी रिएक्शन का अपना अपना फॉर्मेट है। सो कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट से कंबाइन होता है तो वो उसका रास्ता ही चेंज कर देता है, वो उसको ऐसे रूट से लेके जाता है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसी चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी तो रिएक्शन की रेट बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस पॉइंट को समझेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है कि कैटलिस्ट के आ जाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ता है, तो आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना कैटलिस्ट के लिए ये पिक्चर छपी पड़ी है कि कैटलिस्ट आएगा तो सब कुछ ज्यादा होने वाला है, रेट ज्यादा होने वाला है, स्पीड ज्यादा होने वाला है। तो वो पूछता है तुमसे, रेट स्पीड नहीं पूछता, वो बोलता है कैटलिस्ट आया, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ। बच्चे के दिमाग में वो चल रहा हो तो ज्यादा ज्यादा, तो वो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, कम हो गया, रेट बढ़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ। सो यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलो क्या है, कि हम क्या बोलेंगे, बोलो कैटलिस्ट प्रोवाइड द different pathway a different pathway of the reaction
by different pathway of the reaction on which low activation energy is required, and hence rate of the reaction will increase. बच्चों बच्चों बोर्ड पे बस 1 मिनट और है. मैंने बोला कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट पाथवे. क्या बोलता है? एंड बल्कि एक बेटर वर्ड डिफरेंट की जगह पे बच्चों ऑल्टरनेट आएगा. ठीक है ना? इट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेट पाथवे, alternate pathway, alternate pathway of the reaction on which low activation energy is required. जहां पर बोला activation energy कैसी चाहिए होती है? लो चाहिए होती है. And hence the rate of the reaction will increase. तो कैटलिस्ट के एंट्री से क्या हुआ? कैटलिस्ट के एंट्री से क्या हुआ बताओ जरा फटाफट से. सर कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट आया, लो एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी कैसी चाहिए? आप कम चाहिए. कैसा पाथवे प्रोवाइड करता है? ऑल्टरनेट पाथवे. रेट कैसी होती है? ज्यादा हो जाती है. बोला है कि नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं. कैटलिस्ट से बताओ, कैटलिस्ट के आ जाने से रेट पर क्या असर पड़ा? बढ़ गई. रेट पर क्या असर पड़ा? बढ़ गई. एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या हुआ? कम हो गई. रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी पे क्या असर पड़ा? खत्म. रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी होती है रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी. उस पर कोई असर नहीं पड़ा. उसको ऑल्टर नहीं करता. उसको ऑल्टर, ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा. मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं इसलिए. रिएक्शन गिब्स एनर्जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी होता है रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी. क्या है? उसको ही ऑल्टर नहीं करता. ये तो बस उसको एक अलग रास्ता दे देता है. समझ रहे बात को? अरे भैया लखन ने इसको यहां से यहां तक उतारा, बुड्ढे में एनर्जी थोड़ी आ जाएगी. नहीं समझे मेरी बात को? उसकी, अरे समझ नहीं दे. अरे ये सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है? अरे क्लास, जो रिएक्टेंट है वो तो उतनी एनर्जी वाला रहेगा ना. ये जो बेसिकली ओल्ड मैन है, ये यहां पर जैसे ही लगन छोड़ के जाएगा ज्यादा एनर्जी में आ जाएगा. नहीं ना, मतलब क्या बोले तुम लोगों को ना, यही एग्जांपल समझ में आते हैं. मेरे को लग रहा है मैं ग्राफ ग्रुप गलत समझा रहा हूं. यहाँ पर मेरे को इसकी जगह पे लिखना चाहिए ओल्ड मैन, है ना, और कैटलिस्ट की जगह पे लिखना चाहिए लखन. तो आ जाएगा जल्दी समझ. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट हैं. तो कैटलिस्ट हर रिएक्शन में काम नहीं करता, कुछ नहीं करता है. चलो भाई फाइनल सुन लो. मैंने जो तुम्हें कैटलिस्ट के बारे में बताया, कैटलिस्ट को लेके क्या क्वेश्चन आने वाला है वो सुन लीजिए. पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या करता है? बढ़ाता है. रिएक्शन की रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है. एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो करता है. कैसे करता है लो? बाय प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का ऑल्टरनेट पाथ देता है, उसके ऊपर लो एक्टिवेशन एनर्जी होता है. इस तरीके से करता है बच्चों. समझ में आ रही बात? तीसरी बात, क्या वो रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी पे कोई असर डालता है? नहीं सर. रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी उतनी रहेगी. गिब्स एनर्जी का मतलब उसकी खुद की फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, तो वो नहीं बदल सकती. वो उतनी ही है. बस उसके साथ कंबाइंड होकर ऑल्टरनेट पाथ देकर उसको जल्दी करवाया था. क्लियर होता है कि नहीं होता? अगर तुम्हें कैटलिस्ट की सारी बातें पता है, वो तुमसे ग्राफ में क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में. वो ऐसे 2 लाइनें बना के दी उसने. कह रहा है बताओ कौन सा वाला रास्ता कैटलिस्ट के बिना है? तो ऊपर वाला कैटलिस्ट के बिना है और नीचे वाला कैटलिस्ट के साथ है. कर पाओगे आइडेंटिफाई? ये ग्राफिकल क्वेश्चंस इतने ग्राफिकल क्वेश्चंस इतने आसान है ना प्रीवियस ईयर्स के अंदर. मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई मुश्किल नहीं आने वाली तुम्हें पेपर में. अब सुनिए, चैप्टर बच्चों ओवरऑल एंडिंग टॉपिक कर रहे थे हम लोग, लेकिन इसके बाद भी ना कुछ स्टार्टिंग के बीच बीच में छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं. ठीक है, जहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है या फिर कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जो मैंने तुम्हें बताए नहीं है. सो ये मान के चलो कि अगली क्लास में ना आधा घंटा और उसमें लगने वाला है. मतलब ये लगा के चलिएगा नेक्स्ट क्लास जो होने वाली ना, उसमें फुल एंड फाइनल सारे चैप्टर को फिनिशिंग दे दूंगा, शुरू से रिवाइज करवा दूंगा एक बारी में. समझ रहे मैं जा रहा हूँ? फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टू द लास्ट टॉपिक हम बिल्कुल फिनिशिंग करेंगे चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई. उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा. जो भी बच्चे से नए आए, जैसे वीर आप या कुछ और बच्चे नंदनी जैसे बीच में आप लोगों ने ज्वाइन करा है, नए चैप्टर से आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन बाकी बच्चे भैया इसको प्रिपेयर करेंगे. सॉल्यूशंस, लॉजिक नहीं बनता यार, पहले सॉल्यूशन दे दो.
थोड़ा डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। चलो आज इतना ही, आया कुछ समझ में नहीं आया?